आज हम जो डायग्राम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? आधुनिक भारत का, कि किस प्रकार से आधुनिक भारत में क्रम के अनुसार चीजें चलती रहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम यूरोपीय या अंग्रेज भारत में आ गए। इसकी शुरुआत होती है 1707 से। 1707 में क्या हुआ था? जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, वैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। और इस पतन के साथ साथ क्या हो गया था कि बहुत पहले से ही जो अरब थे, वेनिस के लोग थे, वो भारत में व्यापार कर रहे थे लगातार। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने पहले से व्यापार नहीं किया। अंग्रेजों से पहले अरब के लोग व्यापार कर रहे थे, इटली के लोग व्यापार कर रहे थे, और अंग्रेज भी थोड़ी बहुत मात्रा में आ जा रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल शासन का पतन होता है, मुगल शासन कमजोर होता है, वैसे ही धीरे धीरे जो ये शक्तियां हैं, यूरोपीय शक्तियां, इनका भारत में आगमन होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, कोई घटना एकदम नहीं होती, किसी ना किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उसका कारण क्या था कि यूरोपीय शक्तियां भारत में आई। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जैसे ये मान के चलिए अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये क्या है? अफ्रीका है, और ये है आपका पूरा एशिया। ये क्या आता है यहाँ पे? एशिया। ये आपका एशिया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि एक घटना घट गई थी, और वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। पहले ये जो लोग थे यूरोप के, ये सीधे यहाँ से यहाँ चल चल के कहाँ आते थे? इंडिया में आते थे, या इधर से आते थे, या इधर से आते थे। अब घटना क्या घटी? तुर्कों ने क्या करा? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, और इनके ये रास्ते कर दिए बंद। इनके व्यापार करने के रास्ते बंद कर दिए। अब व्यापार करने के दो ही रास्ते थे, एक था समुद्र, एक था स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से कहाँ था? बालकल मार्ग। कि ये यहाँ के यूरोप के लोग हैं, बालकल मार्ग में अपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ, खैबर गोमल, जो ये खैबर गोवल दर्रे होते हैं, खैमल खुर्रम गोमल जो दर्रे थे, उन दर्रों से क्या होता था? ये लोग आते थे। और जो आपका जल मार्ग था, उसमें पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होते हुए, यह है फारस की खाड़ी, और दूसरा मार्ग था अरब सागर से, फारस की खाड़ी से आते हुए, और दूसरा मार्ग था लाल सागर से आते हुए। ये जो लाल सागर है, इस लाल सागर से आते हुए। और तो इस तरीके से होता क्या था कि ये लोग आते थे। अब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, उन्होंने वहां रास्ते पे कंट्रोल ले लिया, बोले अब हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। अब समस्या क्या आ रही थी यहाँ पे? लगातार एक तो मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, क्योंकि आपको पता ही है कि मसालों से जो मांस है वो सड़ता नहीं था, स्वादिष्ट रहता था। और इसके अलावा वहां पे जो अरब के लोग जो व्यापार कर रहे थे, और वेनिस के लोग व्यापार कर रहे थे, वो भी बहुत पहले से व्यापार कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ? इसी क्रम में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो गया, जिसमें पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिस आए, फ्रांसीसी आए। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डचों से पहले 1600 में बन चुकी थी। तो अब होता क्या है कि इस जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। होने के बाद इन्होंने प्रारंभिक एकाधिकार किसका था? अरबों का था, अरबों का था, और वेनिस वालों का था। अब जब यूरोपीय शक्तियां आई, तो इनमें चौतरफा संघर्ष शुरू हो गया। वो भी आपको पता ही होगा कैसे आई। जैसे कोलंबस था, वो खोज करने निकला था भारत की, लेकिन पहुंच कहां गया? अमेरिका। तो वहां उसे अमेरियागो मिला, जिसके नाम पे अमेरिका रखा गया। वैसे ही जो वास्को डी गामा था, वो खोज करने किसकी निकला था? आपकी अमेरिका की। पर वो पहुंच गया कहां? कालीकट, केरल में। अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति ने उसकी सहायता करी थी। तो इस तरीके से आप यहां पे मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि जो आपकी यूरोपीय शक्तियां भारत में आई, ये मसालों के लिए आई, ये व्यापार के लिए आई, ये सूती कपड़े के लिए आई, और आने के बाद इन्हें ये लगा कि हम अरबों का और जो वेनिस वाले हैं, इनका कॉन्सेप्ट खत्म कर दें, लेकिन तुर्कों से भी बात ना बिगाड़ें। जो तुर्की सल्तनत थी, उससे बात को ना बिगाड़ा जाए। तो इस तरीके आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करा इन्होंने? सोचा कि हम अरबों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और जो तुर्की है उसकी भी, जो तुर्क के लोग हैं उनकी भी आफत या कोई टेंशन ना लें। अब क्या होता है कि एक घटना और घटती है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। पुनः जागरण हो जाता है। पुनः जागरण में क्या होता है? नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है, नए जहाज निर्माण होते हैं, नए प्रकार से चीज़ें बनती हैं। तो ये भी एक, इससे पुनः जागरण होने से एक मोटिवेशन मिला। नए जहाज़ों के साथ आने का, कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया था। इसके बाद वहाँ के जो नाविक थे, असल में इसका सारा गेम क्या था? क्लैडियस टॉलमी, नाम सुना होगा आपने, एक बहुत बड़ा जियोग्राफर है। वो क्या लिखता था? अनजान भूमि के लेख।
मतलब ये जियोग्राफर क्या करते थे, ये जियोग्राफर लेख लिखते थे अनजान भूमि के कि ऐसी ऐसी भूमियाँ हैं, ऐसी ऐसे द्वीप हैं जहाँ चौड़ी चौड़ी नदियाँ हैं, हीरे की, सोने की, चांदी की खाने हैं। तो इससे राजा लोग और खुश होते थे। अब वो राजा स्वयं तो जा नहीं सकते थे वहाँ पे उन जगहों पे, तो वो किसको भेजते थे, वो नाविकों को भेजते थे। और नाविक भी कम नहीं थे, नाविकों ने उन राजाओं से, देखो सीधी सी बात है, जैसा कि आदिकाल में होता था कि राजाओं की चाटुकारिता करेंगे तो राजा उसके बदले में सिक्के देंगे सोने के या मुद्राएं देंगे। वैसे ही इन नाविकों का हिसाब था। इन्होंने राजाओं को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। जैसे वास्को डी गामा जब भारत से वापस आया था, जो भी सामान लेकर आया था वो उसने 60 गुना मुनाफे में भेजा, 60 गुना मुनाफे में बेचा। तो एक तरीके से इन्होंने, जो नाविक थे, वो क्या करा, धन के सपने दिखाए आपको, धर्म के सपने दिखाए, ध्वज के। धन का मतलब कि वहां से मसाले लाएंगे, पैसे लाएंगे, अधिक मात्रा में मुनाफा होगा, कमाई होगी। धर्म की जो ईसाई धर्म में दूर दराज तक, और ध्वज यानी उपनिवेश, आप जो चाहोगे तो आपका झंडा वहां तक फहरेगा, आपकी बस्तियां बनेंगी। देखिए उपनिवेश का मतलब है किसी देश पर शासन करना। इस शासन के कई तरीके होते हैं। एक तो ये है कि वहां पे अपनी बस्ती बसा देना, अपने लोगों की संख्या बढ़ाना, वहां पे जाके कब्जा कर लेना, वहां की नीतियों में डायरेक्ट हिस्सेदारी करना। तो इस तरीके से इन्होंने धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। तो जब चतुर्भुज, एक तरीके से चतुर्भुज संघर्ष चला, तो इसमें जो विजय श्री मिली वो किसे मिली, वो अंग्रेजों को मिली। और अंत में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष भी चला, जिसमें कर्नाटक का पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। अभी तो हम केवल डायग्राम की बात कर रहे हैं, बाद में जब इसको पढ़ेंगे तो डीप तरीके से चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन। जैसा कि पता था कि मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था, क्योंकि ये राजा काफी आलसी थे, सुरा सिगार में डूबे रहते थे। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हो गया। अब क्या हुआ, नवीन राज्यों का उदय हुआ। अब नवीन राज्यों के उदय में क्या हुआ कि जैसे ये आप देख रहे हो कि ये नवीन राज्यों का उदय, तो यहां पे ये दक्कन के नवाब, तो यहां पे क्या कह दिया इसने, दक्कन के निजाम। तो यहां पे कौन थे, निजाम थे। फिर राजपूत राज जो राजस्थान के आसपास थे, फिर भरतपुर के जाट, रोहल एवं बंगश पठान। तो आपने सुना ये रोहलखंड, रोहल। तो इसके ये क्या कर रहे थे, नवीन राज्यों का उदय हो रहा था। मुगल शक्ति जो थी वो छीड़ हो गई थी, अपने धीरे धीरे स्वतंत्र राज खड़े हो रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, सिख राज, जिसमें राजा रणजीत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अंग्रेजों से कैसे संबंध थे, अच्छे संबंध थे या बेकार संबंध थे। इसके बाद अंग्रेज सिख युद्ध, या इसको कहते हैं अंग्ल सिख युद्ध फर्स्ट, अंग्ल सिख युद्ध सेकंड। तो अंग्रेजों का भी क्या हुआ था, सरदारों के साथ युद्ध हुए थे, उसमें फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध। मैसूर राज में हैदर अली हो गए, और इनके साथ क्या हुआ, अंग्ल मैसूर का फर्स्ट युद्ध, अंग्ल मैसूर 2 मतलब सेकंड युद्ध, और अंग्ल मैसूर थर्ड युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। फिर अवध के राज थे, इसके बाद बंगाल के राज थे, ठीक है, बंगाल के राज थे। फिर नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। अगर इतिहास में देखा जाए तो सबसे निर्णायक लड़ाई जो हुई है वो प्लासी की लड़ाई हुई है। अंग्रेजों ने क्या करा, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रच लिया, जाके हाथ मिला लिया किससे, मीर कासिम से और मीर जाफर से। पहले हाथ मिलाया मीर जाफर से। हुआ क्या, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो नवाब सिराजुद्दौला ने आदेश दिया सैनिकों को, चलो युद्ध के लिए आक्रमण करो। पर किसी भी सैनिक ने कोई हलचल नहीं करी, और सेनापति भी हाथ में हाथ, जो मीर जाफर था वो हाथ में बांधे हुए बैठा रहा, उसने कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो अंग्रेजों से मिल चुका था। इस प्रकार षड्यंत्र करके अंग्रेजों ने जो नवाब सिराजुद्दौला था उसको युद्ध में हरा दिया। और बाद में अंग्रेज ऐसे थे कि उन्होंने ना तो इसको छोड़ा मीर जाफर को, ना फिर मीर कासिम को छोड़ा। इन दोनों का कॉन्सेप्ट पूरा करके पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। और यहीं से शुरुआत होती है दास्ता की, यहीं से शुरुआत होती है गुलामी की। इसके बाद अंग्रेज मराठा संबंध। अब वही बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब इनकी भिड़ंत होती है, जैसे ये साउथ में पहुंचते हैं, किससे होती है, मराठाओं से। तो इसमें क्या था, सूरत संधि। संधि का मतलब ये होता है कि जब लड़ाई में कोई एक पार्टी हार जाती है या कोई जीत जाता है तो अंत में शर्तें थोपी जाती है, इसे कहते हैं संधि। इसके बाद फर्स्ट अंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, सेकंड अंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, थर्ड अंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कि जो भी ब्रिटिश शासन था, उस ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, या उसके क्या प्रभाव हमको देखने में मिले। तो पहले तो हम देखेंगे
कि ब्रिटिश उपनिवेश की विभिन्न चरण, ब्रिटिश उपनिवेश के विभिन्न चरण। तो इसमें क्या होता है, ब्रिटिश उपनिवेश के विभिन्न चरणों में ऐसा नहीं है कि बस्ती ही बसाना जो है वो इसके विभिन्न चरण हैं, इसमें वाणिज्यिक होते हैं। वाणिज्यिक का मतलब व्यापार करना, औद्योगिक का मतलब उद्योगों को बसाना। पता लगा भारत में अपना कारखाना लगा दिया, कच्चा माल भारतीयों से ही खरीद रहे हैं और वही माल बना रहे हैं, फिर भारतीयों को ही महंगे माल में दाम में बेच रहे हैं। फिर वित्तीय पैसों का लेन देन, वित्तीय पैसों का लेन देन। इसके बाद क्या है, भू राजस्व व्यवस्था, कि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। आपने सुना होगा कुछ कीवर्ड होते हैं, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी। तो जिस सब उन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि किस तरीके से किसानों का खून चूसा जा सके। इसके अलावा देखिए क्या है कि ग्रामीण उद्योगों एवं नगरीय दस्तकारी का पतन, इनका जो सबसे निगेटिव प्रभाव पड़ा था, तो जो ग्रामीण की दस्तकारी थी और नगरीय दस्तकारी थी उसका पतन हो गया। धन निकासी के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे करके वो कलेक्टर शब्द बनाया गया है ना। तो कलेक्टर का क्या मतलब है, कलेक्टर का यही मतलब है कि अंग्रेजों के समय में एक पद हुआ था, वो क्या करता था, कलेक्ट करता था धन को किसानों से, जमींदारों से और सभी लोगों से, ला के किसको देता था, सरकार को। और इसके बाद जो दूसरा अधिकारी था जिसको कमीशन मिलता था उसे कहते थे कमिश्नर, उसे कहते थे कमिश्नर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि दरिद्रता और अकाल, वहाँ अकाल भी पड़े, गरीबी भी आई, और फिर इनकी अकाल नीतियाँ क्या थी, नाम सुना होगा स्वामीनाथन का। इसके बाद क्या है, इसमें कृषि का वाणिज्यीकरण, ये यहीं से शुरू होता है अंग्रेजों की समझ से, कि पहले क्या था, उतनी खेती कर ली जितना खा लिया, जितना इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, इसका वाणिज्यीकरण, यानी खेती को बेचना, खेती को औद्योगिक लेवल पर तैयार करना, कृषि करवाना और उसको बेचना। फिर ब्रिटिश काल का आर्थिक विकास, ब्रिटिश काल का आर्थिक विकास, की आर्थिक विकास कैसा चला, कृषि क्षेत्र में उन्नति। अंग्रेज थे, रिसर्च करते रहते थे, माइंड से काम करते थे, तो क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में उन्नति हुई। यातायात का विकास, आपने देखा ही है कि ट्रेन का विकास और औद्योगिक उसके यातायात के साधनों का विकास। मुद्रा और बैंक की व्यवस्था भी इन्होंने करी। ये क्या थी, हमको हमारी अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव थे। अब क्या होता है, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हुआ क्या था कि एक बार जो ये जहांगीर था ये बीमार पड़ गया था। जहांगीर जब बीमार पड़ गया था तो बीमार पड़ने के बाद बहुत से डॉक्टरों ने इसका इलाज करा, पर इसे फायदा नहीं हुआ। अंत में एक इंग्लैंड का डॉक्टर आया जिसने इसका इलाज किया और ये ठीक हो गया। तो राजाओं का स्वभाव तो होता ही है, बोले मांगो क्या चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा करिए, मेरी एक छोटी सी डिस्पेंसरी यानी छोटा सा हॉस्पिटल बनवा दीजिए ताकि मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकूं। और इसके बाद एक छोटा सा उनको हॉस्पिटल बनाया गया, जो कालांतर में किसमें परिवर्तित हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और फिर उन लोगों ने 200 साल तक क्या करा, बहुत अच्छे से इलाज कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, इस इलाज को हमें उसके प्रति विद्रोह उत्पन्न हुआ, हमें पसंद नहीं आया। और फिर जो उसका पहला वो देखने को मिलता है विद्रोह, वो कब देखने को मिलता है, 1857 में, जिसको कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। विद्रोह का स्वरूप क्या था, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चन जो आता है, इसको सैनिक क्रांति किसने कहा, ठीक है, इसको भारतीय क्रांति किसने कहा, तो इसका स्वरूप क्या था, क्या ये एक सैनिक क्रांति थी, क्या एक जनतांत्रिक क्रांति थी, या एक आपकी देखी जाए तो एक पूरी सामूहिक क्रांति थी। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। विद्रोह का आरंभ और विस्तार, शुरुआत कैसे हुए पता ही है आपको, चाहे मंगल पांडे वाला मैटर हो या कारतूस वाला मैटर हो, ठीक है, या उनकी पेंशन वाला मैटर हो या वेतन वाला मैटर हो, विद्रोह। इसके बाद विद्रोह के कारण क्या रहे, तत्कालिक कारण तो आपको पता ही था, कारतूस का रॉयल एनफील्ड, जो कारतूस का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा असफलता के कारण क्या थे, सही समय पे नहीं हो पाई, सब लोग एकत्रित नहीं हो पाए, और परिणाम क्या हुए, परिणाम जो हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया और डायरेक्ट महारानी ने अपने हाथ में स्थिति ले ली। इसके बाद भारत का संवैधानिक इतिहास, यहाँ जो आप महत्वपूर्ण चीज पढ़ते हैं कि संविधान सभा बनी, जे बना वो बना, वो तो बहुत बात की बात है। इससे पहले भी छोटे छोटे लेटर और पत्र लिखे जा रहे थे, कहाँ से, इंग्लैंड से भारत में आ रहे थे, और ऐसे ही भारत का संवैधानिक विकास हो रहा था। इसके अंदर हम वो पूरा खाका पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से पहले और संविधान सभा बनने के बाद और संविधान लिखने के समय तक वो कौन कौन से प्रारूप आए, अधिनियम आए, जिसको कहा गया भारत का संवैधानिक इतिहास। इसके बाद 19वीं सदी के धार्मिक और
सामाजिक आंदोलन। इन आंदोलनों में कौन कौन से आंदोलन प्रमुख थे? इनमें यह था कि जैसे भारत में भी बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ बढ़ गई थीं, बहुत अंधविश्वास बढ़ गए थे, उनसे निपटने के लिए क्या हुआ था कि कुछ आंदोलन करे गए थे 19वीं सदी में, जिसमें हिंदू सुधार आंदोलन, आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मा समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, जो हिंदू धर्म में प्रमुख कुरीतियाँ थीं उसको दूर करने के लिए। इसके बाद मुस्लिम सुधार आंदोलन, इसमें अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। फिर सिख सुधार आंदोलन, सिखों में भी सुधार किया गया। अब इसके बाद क्या किया गया कि पारसी सुधार आंदोलन और 19वीं 20वीं शताब्दी में समाज सुधार। समाज में क्या समस्या आ गई थी? सती प्रथा। आप जानते ही होंगे सती प्रथा क्या होती है। शिशुवध, जहां पे बेटी आई और उसका वध कर दिया। नरबलि, यानी किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया के लिए किसी भी को पकड़ा और उसकी बलि चढ़ा दी। और दास प्रथा, दासों की प्रथा, गुलाम रखना, दास रखना। अब इसके बाद देखिए यहां समझिए हुआ क्या था कि पहला आंदोलन 1857 में। इसके बाद जो मेन आंदोलन है वो क्या है? 1947 वाला। लेकिन उससे पहले भी कुछ आंदोलन जो थे वो चल रहे थे। देखिए एकदम ऐसा नहीं होता है कि एकदम कहीं लड़ाई हो जाती है। छोटी छोटी चीजें शुरू से ही चलती रहती हैं, जो बाद में एक बड़ा रूप ले लेती हैं। जैसे ऐसा नहीं कि दोस्तों के बीच एकदम लड़ाई हो गई, एकदम पड़ोसियों से भिड़ंत हो गई, थोड़ी बहुत खटपट शुरू में चलती रहती है, वो खटपट ही आगे चलकर एक बड़ाई का रूप धारण कर लेती है। तो उसमें थे कुछ पूर्व आंदोलन, जिसमें निम्न जातीय आंदोलन, जैसे आप देखो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, इसके रूप में आंदोलन चलाया गया। जस्टिस पार्टी, बायकॉम सत्याग्रह। इसके बाद राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, फकीर आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, बहावी और कूका। ये सब लोग भी नाराज हो गए थे किनसे? अंग्रेजों से। इसके बाद जनजातियों का आंदोलन, जो जनजातियां थी वो भी परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा। इसमें भील आंदोलन, गडकरी, चुआर तथा हो और कच्छ का विद्रोह, ये सब विद्रोह चल रहे थे। ठीक है, तो आंदोलन कह लो या विद्रोह कह लो, बात एक ही है। अब जैसे भाई बात है कि सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ये सब अंग्रेजों से परेशान आ गए थे। अंग्रेजों ने सबको परेशान कर रखा था। इधर इनको परेशान कर रखा था, जो वहां के राजा थे, सैनिक थे, उनको। दूसरी बात फिर इन्होंने इनको परेशान कर रखा था। फिर राजनीतिक और धार्मिक सन्यासियों को, फकीर को, सबको परेशान कर दिया था। फिर जनजातियों में भील को, गडकरी को, इनको परेशान कर दिया था। इसके बाद मजदूरों को परेशान करा तो मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। प्रमुख श्रमिक आयोग बने, जैसे प्रथम कारखाना अधिनियम, द्वितीय कारखाना अधिनियम, तृतीय कारखाना अधिनियम, चतुर्थ, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। फिर इन्होंने किसानों को परेशान कर दिया। उसमें क्या हुआ? नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, दक्कन का विद्रोह, मोपला विद्रोह। इसके बाद आपने देखा कि यहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पूर्व आंदोलनों के बारे में या विद्रोह के बारे में। चाहे से आंदोलन कह लो, चाहे विद्रोह कह लो, एक ही ये बात है। अब इसके बाद आया कि भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत। भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत। देखिए अच्छा हुआ, गलत हुआ, जो हुआ, इसके बाद हमें मिला क्या? अब इसके बाद हमें क्या मिला? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आई वो आई भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप एलटी ग्रेड में भी पढ़ोगे, सुपर टेट में भी पढ़ोगे, सी टेट में भी पढ़ोगे, यूपी टेट में भी पढ़ोगे। जितनी शिक्षक भर्तियां हैं उसमें से इन टॉपिक को बिना पढ़े आपको बात नहीं बनेगी। तो भारत में जो शिक्षा का जो विकास हुआ था वो अंग्रेजों की वजह से ही, मतलब अंग्रेजों की वजह से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो थी अंग्रेजों से बेहतर पहले ही बहुत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था में फेरबदल क्या किया, उस फेरबदल के बारे में हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहले विवाद हो गया था, पाश्चात्य विवाद और प्राच्य विवाद। की कंपनी में आधे लोग कह रहे थे कि जो शिक्षा है वो मतलब अंग्रेजी में देनी चाहिए, और आधे लोग कह रहे थे कि शिक्षा जो है भारतीय भाषा में देनी चाहिए। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए किसे बुलाया गया? मैकाले को। और जब वो मैकाले ने अपना पत्र लिखा है इस विवाद को सुलझाने के बाद, वो आज भी इंग्लैंड में रखा हुआ है। तो उस पत्र में क्या लिखा है उसने कि मैं 10 साल भारत में घूमा, और घूमने के बाद मैंने एक चीज का पता लगाया कि आप भारतीयों को अंग्रेजी नहीं सिखा सकते, आप भारतीयों को उनकी भाषा से अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर भारतीयों के अंदर इन्फिनिटी का भाव भर दो, इन्फिनिटी का मतलब है कमतरी का, अगर आप भारतीयों के अंदर कमतरी का भाव भर दो तो क्या होगा कि वो आपकी भाषा सीख लेंगे। जैसे होता क्या है कि आज भी देखा जाता है कि आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, अगर कोई 2 शब्द इंग्लिश के बोल लेता है तो बड़ा विद्वान माना जाता है, बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है। और जबकि कोई बहुत अधिक विद्वान है लेकिन अगर वो इंग्लिश नहीं बोलता तो वो कम पढ़ा लिखा माना जाता है। ऐसी समाज की धारणा है। तो उसने यही कहा कि लोगों को ये बताओ कि अंग्रेजी साहब की भाषा है, अंग्रेजी राजाओं की भाषा है।
तो इस तरीके से अगर आपने उनमें कमतरी का भाव भर दिया अपनी भाषा के प्रति, तो यहाँ पे क्या होगा, वो अंग्रेजी सीख जाएंगे। यही तरीका अपनाया गया, तो फिर इंग्लिश में शिक्षा दी गई। और इसके बाद क्या हुआ, फिर आपके आयोग आए, हंटर आयोग, रैले आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सैंडलर आयोग, हर्टोग समिति, बर्धा, सार्जेंट, राधाकृष्ण, और इसके बाद कोठारी 1964-66। आपने पढ़ाई था पिछली वीडियो में कोठारी आयोग। तो इस तरीके से ये क्या परिवर्तन आया, शिक्षा में विकास हुआ। इसके अलावा क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो इसमें क्या हुआ कि जब 1857 क्रांति असफल हो गई, तो एक बात समझ में आ गई कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हम कम्युनिकेशन को नहीं बिठा पाए। क्यों नहीं बिठा पाए? क्यों? हमारे पास साधन नहीं थे। तब क्या हुआ, 1857 के बाद के क्या समाचार पत्र थे, फिर समाचार पत्र का अधिनियम बनाया गया, और इसके बाद उनकी एजेंसियां बनी, और फिर उन पर धीरे प्रतिबंध लगाए। तो ये हम पढ़ेंगे समाचार एजेंसियों के बारे में, ठीक है। इसके बाद भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या करा, एक स्वशासन व्यवस्था करी, जिसका आधुनिक रूप आप देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। उसकी जड़ें यहीं से मिलती हैं, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन आता है भारत में जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। तो इन लोगों ने वकालत करी। देखिए कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बेकार, तो ये कुछ ठीक ठाक लोग थे। इन्होंने क्या करा, स्थानीय स्वशासन की वकालत की गई, और कॉन्सेप्ट दिया गया विकेंद्रीकरण। सारी शक्तियां एक आदमी के पास रखोगे तो वह पागल हो जाएगा, उसे अहंकार आ जाएगा, इसलिए वो शक्तियां बांट दो, और बांटने के बाद सही से काम हो पाएगा। और इसी क्रम में बनी पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत मेहता समिति हो गई, अशोक मेहता समिति हो गई, पीके थुंगन समिति हो गई, वो इसमें बनी। इसके बाद आ जाओ बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। मैंने बताया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, निर्णायक हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे, क्लाइव। यही तो युद्ध लड़ा था मीर कासिम को और मीर जाफर को अपनी तरफ जोड़ के। सबसे पहले इसने मीर जाफर को तोड़ा था। इसके बाद बंगाल के गवर्नर, जब हम डीप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि गवर्नर में क्या अंतर होता है, वायसराय में क्या अंतर होता है। तो क्या है, बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर क्लाइव, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, मैक्स फर्सन, कार्निवासिल, सर जॉन शोर। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड विलियम बैंकेट, चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ताज के अधीन भारत, जब क्रांति हो गई तो महारानी बोली ईस्ट इंडिया कंपनी से तुम हटो, हम देख रहे हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो लॉर्ड कैनिन हो गए, एल्गिन हो गए, सर जॉन लॉरेंस हो गए, लॉर्ड मेयो हो गए, लिंटन हो गए, लॉर्ड रिपर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक हिस्से में ये पढ़ा। अब हम दूसरे हिस्से में इसके आगे का देखेंगे। अगला टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि अब जो दूसरी क्रांति थी बड़ी वाली, वो होने वाली थी। तो उसी क्रम में है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अब एकदम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं हो गया, एकदम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं हुई। तो भारतीय राष्ट्रीयता का पहले जन्म हुआ। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी तो वहां राष्ट्रीय एकता नहीं थी, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। तो यहां पे एक चीज आई कि देशभक्ति की भावना होनी चाहिए अंदर। तो उसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म। इसमें तीन चीजें थी। एक, बंबई के राजनीतिक संगठन, उन्होंने धीरे धीरे राष्ट्रीयता का उदय हुआ। इसके बाद मद्रास के राजनीतिक संगठन, और फिर विदेशी राजनीतिक संगठन। यानी जो भारत था, उस भारत में क्या हो रहा था कि ये भारत है, यहाँ पे जो राष्ट्रीयता का जो उदय हुआ था और जो संगठन काम कर रहे थे, वो कहाँ कर रहे थे, मद्रास में। और कहाँ काम कर रहे थे, बंबई में, यहाँ पे। और कुछ भारत के बाहर से काम कर रहे थे। तो ये क्या हो गए, विदेशी राजनीतिक संगठन। इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब कांग्रेस का, भैया आपने पता है कि अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की थी, एक अंग्रेज अधिकारी ने। तो इसके पूर्व भी क्या था, कुछ राजनीतिक संगठन थे। और इसके बाद क्या हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पहले ये एक संगठन था जो क्या करता था कि छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व करता था। बाद में भारतीयों ने इस पर कब्जा कर लिया। ए ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो हैं वो 4 चरण हैं, और अंतिम चरण जो है स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर। तो जो पहला चरण है ये उदारवादी दल का है, जिसमें कुछ उदारवादी लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। ये बात आज़ादी की कर रहे थे, लेकिन इनका मानना क्या था, अंग्रेजी शासन अच्छा है, हमें उन्हीं के अंडर में काम करना चाहिए, उनसे मिलके उनसे आराम से ये काम कर रहे थे। तो ये उदारवादी हो गए। द्वितीय चरण में क्या होगा, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र का मतलब यहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में नाराजगी हो गई। काफ़ी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे और कई कांड हुए थे, इसकी वजह से क्या हुई, नाराजगी आ गई। तो उग्र राष्ट्रवाद आया।
तृतीय चरण जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, इसमें क्रांति भी हुई लगातार, जिसमें पहला चरण था और दूसरा चरण था। और चतुर्थ चरण जो आता है वो किसका आता है? गांधी युग। कौन गांधी? ये वही गांधी थे जिन्होंने क्या लिखा था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग किए, सत्याग्रह। तो चतुर्थ चरण पूरा है गांधी का युग है। पहले कमान किसने संभाली? उदारवादियों ने, फिर उग्रवादियों ने जो बहुत गर्म विचारधारा के लोग थे, और इसके बाद फिर क्रांतिकारी, और क्रांतिकारियों के बाद में कौन आए? गांधी के युग। जब ब्रिटेन में इन्हें बुलाया गया था मिलने के लिए, तो इनसे कहा कि आप एक ड्रेस कोट पहन के आइएगा, पूरा कोट पैंट में आइए। लेकिन जब ये जाते हैं मिलने तो बिना कोट पैंट के ही जाते हैं, धोती में। तब इनसे पूछा जाता है कि आप धोती में क्यों आए हैं, कपड़े पहनकर क्यों नहीं आए? तो इन्होंने कहा कि कपड़े तो हमारे आपने ले लिए, हम क्या कपड़े पहने। तो इस तरीके से जो अंतिम चरण है स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर। इसके बाद वामपंथी आंदोलन। वामपंथी कौन होते हैं? लेफ्ट कहते हैं इसे, जो कि लोगों की समस्याओं को, लोगों की परेशानियों को सॉल्व करते हैं, उन्हें समझते हैं, उन पर काम करते हैं, ये वामपंथी आंदोलन। इसके बाद स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उसकी क्या उपलब्धि थी? पहला, सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, भाषा संबंधी समस्या आ रही थी। साउथ वाले कह रहे थे अलग भाषा और उत्तर भारत के लोगों की अलग भाषा। रियासतों का एकीकरण, बहुत सी रियासतें हो गई थी। आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण कराया था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को। तो ये क्या है? रियासतों का एकीकरण। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, बहुत से राज्य जो थे उनको क्या करा? जोड़ा गया। भारत पाक सीमा का निर्धारण, ये जो थी भारत और पाकिस्तान की सीमा थी, इसका निर्धारण किया गया था। इसके बाद क्या? सिंधु नदी जल विवाद, जो कि आपको पता है ये सिंधु नदी का जल विवाद है कि 20% पानी और 80% पानी। इसके बाद सैन्य साजो सामान और सैनिकों का बंटवारा भी हुआ था। फिर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ राष्ट्रीय दल बने और कुछ क्षेत्रीय दल बने। भारतीय आम चुनाव 1972 आम चुनाव हुए। इसके बाद आर्थिक विकास हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, भारत की विदेश नीति, विशेषकर भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। इसके बाद आपका क्या होता है? अभी हम आपको केवल डायग्राम के तौर पर समझा रहे हैं, इसके बाद जब एक एक चीज खोली जाएगी तो बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे पढ़ने में वही चीज खेल है कि रावण को कहीं मारो वो नहीं मरेगा जब तक कि उसकी नाभि में तीर ना मारा जाए। कहने का मतलब जो है कंपटीशन भी ऐसे ही होते हैं, जब तक परीक्षा पैटर्न क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहाँ से हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब तक बात नहीं बनेगी। इसी क्रम में अगला है आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियां। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से समाचार पत्र, उस समय का समाचार पत्र कौन था या पत्रिका कौन थी, उसके राइटर कौन थे। तो आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियां, जिसमें सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व और क्रांतिकारी व्यक्तित्व। तो सुधारवादी में दो थे, एक सामाजिक और एक धार्मिक। सामाजिक में राजा राम मोहन राय और इसमें ईश्वर चंद विद्यासागर। बंगाल में एक से बढ़कर एक, आप जानते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में, बंगाल में एक से बढ़कर एक महान विद्वान हुए, लेकिन किसी के नाम के बाद भी विद्यासागर नहीं लगा। वो इसलिए कि जब दिए में तेल खत्म हो जाता था तो ये नगर पालिका की टिमटिमाती हुई रोशनी में बैठ के भी पढ़ाई किया करते थे, और इतना ज्ञान अर्जित किया कि इनके नाम के बाद लगा ईश्वर चंद विद्यासागर, और नाम के बाद क्या लगा? विद्यासागर। दीन बंधु और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जब अपनी सरसैया पे लेटे हुए थे, मृत्यु होने वाली थी, तो किस बात का दुख था कि ईश्वर ने तो बहुत दिया पर उसमें से एक बाल्टी, पूरे समुद्र में से एक बाल्टी ज्ञान ही अर्जित कर पाया। धार्मिक में दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, राम सिंह कोका। सर सैयद अहमद खां पता होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। एक घटना याद आती है, क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जब ब्रिटिश भारत में शासन कर रहा था उस पर, तो आपके इंग्लैंड से एक बहुत ही प्रसिद्ध गवर्नर जो है वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आए हुए थे। उसी समय उनकी विजिट थी। किसकी विजिट थी? गोपाल कृष्ण गोखले की। तो जब गोपाल कृष्ण गोखले को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आना था तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि सारी गाड़ी बग्गी वालों को बॉन्ड कर दिया था, बॉन्डिंग दे दी थी कि आप उनको लेकर नहीं आएंगे, वो केवल पैदल ही चलकर स्टेशन से और आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक आए। लेकिन वहाँ के जब छात्रों को ये बात पता लगी, जो कि एक राष्ट्रवादी समूह था, तो वो लोग बग्गी, घोड़े वाली बग्गी ले गए
और उस पर बिठाने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को स्ट्रेची हॉल तक, स्टेशन से स्ट्रेची हॉल तक बग्गी पे बिठाल कर ले आए और उस बग्गी में घोड़े नहीं लगे थे और जो वहाँ के स्टूडेंट थे, छात्र, वही उस बग्गी को उसमें जुट गए और उसको लेकर आए। और जब उस गवर्नर ने वो दृश्य देखा तो लॉर्ड कर्जन से कहा, अब तुम ज़्यादा दिन तक भारत में शासन नहीं कर सकते। जहाँ पे गुरु का इतना सम्मान और जहाँ पे राष्ट्रवादी नेताओं का इतना सम्मान कि बग्गी घोड़े से लाया जा रहा है और उसमें घोड़े नहीं लगे हैं, कौन है वो, स्टूडेंट लगे हुए हैं, तो ऐसे देश को बहुत लंबे समय तक तुम गुलाम नहीं बनाया जा सकता उसको। इसमें राम सिंह अगले कूका और राजनीतिक व्यक्ति, ऐसी हर जो भी आपके विभूतियां हैं सबकी कहानियां हैं। देखिए होता क्या है, कंपटीशन का एक ही नियम है, इंटरेस्ट, रुचि। जब आपकी रुचि डेवलप हो जाएगी किसी भी चीज में, आपका मन लगने लगेगा, तो फिर क्या होगा, वो चीज समझ में आएगी। और रुचि डेवलप करना इतना आसान नहीं है। जो गलत काम होते हैं, चाहे वो नशे के हों या कोई गलत हैबिट हो, वो भी इतनी आसानी से नहीं लगती, उसमें भी बहुत लंबा समय लगता है उसको सीखने में, उसको ऑब्जर्व करने में, उसकी बारीकी को समझने में। आपको क्या लगता है कि जैसे गुटखा खाना हो गया या पान खाना हो गया या सिगरेट खाना हो गई, सिगरेट पीना हो गई, या जो भी नशे हो गए, गलत काम या और भी जो हार्मफुल चीजें हैं, वो आप एकदम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। आपको एक लंबा समय लगता है उसको सीखने के लिए। पर लगता क्या है कि गलत काम आसानी से हो जाते हैं, नहीं होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं, आपको अगर एग्जाम देने जाना होता है या पढ़ाई करना होती है, आप इतनी अधिक रिसर्च नहीं करते। और वहीं जब चोरों को कोई बैंक में रॉबरी करना होती है या चोरों को कुछ और सामान चुराना होता है, तो बेचारे 2-3 दिन पहले से पूरी तैयारी करते हैं, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पूरे होश में काम करते हैं, तब कहीं जाके गलत काम हो पाते हैं। तो कहने का मतलब जो है, आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई है तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, ये गलत कामों में भी आती है। अब किसी को सिगरेट पकड़ा दीजिए, बोले सिगरेट पीना है, वो नहीं पी पाएगा, उसको काफ़ी लंबा समय लगेगा उसको सीखने में। तो वैसे ही ये अच्छे काम हैं, इसको सीखने में भी आपको समय लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इससे जुड़ गए, आपको इसमें रुचि आने लगी, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल नहीं पड़ेगा। अब जैसे राजनीतिक आ गए, इसमें कौन है, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी। उदारवादी में कौन है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उग्र राष्ट्रवादी में बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय पे लाठियां पड़ी थीं, तब उन्होंने क्या कहा था, एक एक लाठी, अंग्रेजों के द्वारा मारी जाने वाली एक एक लाठी इस ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और इसके बाद क्रांतिकारी व्यक्तित्व में क्या थे, स्वदेशी क्रांतिकारी, जैसे वासुदेव बलवन, चापेकर बंधु, रास बिहारी बोस। और प्रवासी में कौन से थे, श्याम जी कृष्ण। प्रवासी का मतलब होता है जो है इंडियन पर बाहर प्रदेश में रह रहे हैं। और सोहन सिंह और लाला हरदयाल। बताएंगे इनके बारे में, डीप तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ कोई सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, पूरे चैप्टर को रपटा नहीं है। परीक्षा पैटर्न के हिसाब से चलना है कि जो आधा इंपॉर्टेंट है 80% में, उसको पहले कंट्रोल करना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको हल्का देखना है। अब इसमें वामपंथी मैंने बताया था, लेफ्ट वाले होते हैं, मानवेंद्र नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक। कृषक व्यक्तित्व, जो कृषि पर काम किया, किसानों के लिए काम किया, बाबा रामचंद्र, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल। शैक्षिक व्यक्तित्व में चार्ल्स ग्रांट, विलियम जोन्स, दौलत सिंह कोठारी, बहुत परिचित नाम है आपका, दौलत सिंह कोठारी, कोठारी आयोग। मजदूर आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन है, नारायण मेघा वाडिया, आधा नाम है। और निम्न जातीय महापुरुषों में ज्योतिबा फूले, टी.के. माधवन, अंबेडकर। ज्योतिबा फूले को तो आप जानते ही हैं, ये क्या थे, ये अपने एक दोस्त की शादी में गए थे। शुरुआती शिक्षा भी इनकी थोड़ा मुश्किल से ही हो पाई थी, ये कैसे ही करके अपना ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए थे। जब ग्रेजुएशन का नंबर आया तो भी ये नहीं कर पा रहे थे, पर एक मुंशी थे, उन्होंने इनके पिता को समझाया और कहा कि इनका ग्रेजुएशन करवाया जाए। लेकिन वही जाति संबंधी समस्याएं आ रही थी, तभी ये अपने एक दोस्त की शादी में गए थे, जहाँ कुछ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे इसको भगाओ, इसको भगाओ। और इनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पा रही थी, शिक्षा की प्रॉब्लम भी आ रही थी। और इन्होंने ही, जो वो व्यक्ति जिसको एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी और जिसका हर जगह अपमान हो रहा था, पूरे महाराष्ट्र में विद्यालयों की वो श्रृंखला खड़ी कर दी। आज दुनिया इनको शैक्षिक व्यक्तित्व और इसके अलावा महापुरुषों में चुना जाता है इनको महात्मा ज्योतिबा फुले। और हमारे यहाँ का जो विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, तो इन्होंने भी बहुत बड़ी एक श्रृंखला खड़ी कर दी विद्यालयों की और विश्वविद्यालयों की। इसके बाद देखते हैं हम जनजातीय महापुरुष। इसमें क्या है, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे हम। अब महिला व्यक्तित्व दो हैं, एक कौन सी, स्वदेशी और विदेशी। स्वदेशी में कौन कौन है, बेगम हजरत महल, सावित्री बाई फूले और रानी लक्ष्मीबाई।
विदेशी महिला में कौन है? ऐसी एनी बेसेंट और मैडलिन सिलेड। देखिए करना क्या है, आपको तीन बता दिए गए, एक प्राचीन भारत का डायग्राम, एक मध्य भारत का डायग्राम और एक आधुनिक भारत का डायग्राम। यहां पे करना क्या है कि आप पहले इन तीनों डायग्राम को तैयार कर लीजिए। जब ये तीनों डायग्राम आपके तैयार हो जाएंगे, फिर जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखो एल्टी ग्रेड है या सुपर टेट है, ये महामूर्खता होगी कि एल्टी ग्रेड को एल्टी ग्रेड के लेवल से पढ़ा जाए, सुपर टेट को सुपर टेट के लेवल से पढ़ा जाए। इन सबका लेवल एक रहना चाहिए, वो पीसीएस और ऊपर करके यूपीएससी। कहने का मतलब जो टॉपिक इनके हैं, पहले तो परीक्षा, क्योंकि बंद सिलेबस होता है, तो पहले परीक्षा पैटर्न से हमें यह पकड़ना पड़ेगा कि इनका आखिरकार परीक्षा पैटर्न क्या है। परीक्षा पैटर्न में आपके कुछ टॉपिक निकल के आएंगे, उन टॉपिकों को पीसीएस और यूपीएससी लेवल से तैयार करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। अगर ये डायग्राम आपके माइंड में है तो ये कुछ ऐसे होता है कि मान के चलिए आपकी ये शॉप है और इस शॉप में यहां पे क्या है, कुछ खाने बने हुए हैं, जिसमें एक तरफ क्या है, साबुन है, एक तरफ क्या है, दालें हैं, एक तरफ क्या है आपकी जो भी से और टाफियां हैं। तो अगर आपको ये पूरे फोल्डर बने हुए होंगे आपके माइंड में, तो जब आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वो अपने फोल्डर में जाकर ही सेट होगा, अपने फोल्डर से आउट नहीं जाएगा। तो आपको वहां से ढूंढना निकालना काफी आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी जितने भी डायग्राम है उनको याद कर लीजिए।